ओह, नमस्ते। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज 25 फरवरी 2026 है। और आज हमारे पास आर्टिकल्स और खबरों का जो स्टैक है ना, हाँ, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। सच में। मतलब आज हम देश और दुनिया की 6 अलग-अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। और ये कहानियां सिर्फ खबरें नहीं है। बिल्कुल। आज का हमारा एजेंडा काफी पैक्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर चुनाव के बाद उठता है। कि क्या भारत में वोट न देने पर जुर्माना लगना चाहिए? सही कहा। उसके बाद हम देश की नई सुरक्षा नीति, प्रहार और नक्सलवाद के गिरते ग्राफ पर बात करेंगे। फिर हम तकनीक की तरफ मुड़ेंगे। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला विषय, हाँ, कि कैसे एआई अब हमारी कल्पनाशीलता के लिए ही खतरा बन रहा है। जो कि बहुत ही डरावना है अगर गहराई से सोचा जाए। एकदम। फिर वहां से हम अर्थव्यवस्था पर आएंगे और समझेंगे कि भारत में पीपीपी मॉडल की वापसी क्यों जरूरी है। और अंत में कूटनीति। हाँ, वो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन वाला हिस्सा, एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक का भाषण और उभरती वैश्विक राजनीति। तो चलिए इन सभी विषयों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। मेरा मानना है कि आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है। असली चीज है इन सभी विषयों के बीच के गहरे संबंध को समझना, डॉट्स को कनेक्ट करना। बिल्कुल। ये देखना कि कैसे नीतियां, तकनीक और वैश्विक विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं और एक आम नागरिक के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों से। ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक हालिया संपादकीय पर आधारित एक चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी। हाँ, अनिवार्य मतदान तंत्र को लेकर। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता है। अब अगर हम भारत के पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें ना, जो कि बहुत विशाल है। हाँ, करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। 65 करोड़? ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर अमेरिका और इंडोनेशिया की कुल आबादी को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। जो कि दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। सही कहा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। 35% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। यानी हर 3 में से 1 इंसान ने। हाँ, तो क्या भारत में मतदान अनिवार्य होना चाहिए? क्या जुर्माना लगना चाहिए? देखो, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारा संविधान इसे कैसे देखता है। संविधान मतदान को एक अधिकार मानता है, एक हक, कोई ड्यूटी या कर्तव्य नहीं। बिल्कुल नहीं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ना चुप रहने का अधिकार भी शामिल होता है। यानी वोट न देने का अधिकार? हाँ, अगर कोई मौजूदा सिस्टम से सहमत नहीं है तो वोट न देना भी उसका फैसला है। हम अक्सर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हैं, जहां वोट न देने पर जुर्माना लगता है शायद। हाँ, 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना है वहाँ। लेकिन भारत की स्थिति बहुत अलग है। बहुत ज्यादा। विशेषज्ञ लॉस्ट वोट्स अभियान का भी जिक्र करते हैं इसमें। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि 28 करोड़ प्रवासी मजदूर वोट ही नहीं दे पाए। और क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो अपने गृह राज्य से दूर थे, रोजी रोटी के लिए। बिल्कुल। तो समस्या लोगों की अनिच्छा नहीं है, समस्या है मतदान प्रक्रिया की बाधाएं। लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है। हाँ, अगर कोई मजदूर केरल में काम कर रहा है और उसका गांव बिहार में है तो वो सिर्फ वोट डालने के लिए इतना खर्च कैसे करेगा? ये तो है। वैसे यहाँ हमें साफ कर देना चाहिए कि अनिवार्य मतदान पर ये जो विचार हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय के हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य बस दोनों पक्षों को सामने रखना है, सीजीआई का जो सुझाव था और संपादकीय की जो असहमति है, ताकि सुनने वाले खुद तय कर सकें। सही बात है। अब वोटिंग और लोकतंत्र से आगे बढ़ते हैं और देश की सुरक्षा की बात करते हैं। आंतरिक सुरक्षा। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर के संपादकीय के आधार पर भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति आई है, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। प्रहार। और साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ जो हालिया सफलता मिली है। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो भारत पहली बार एक प्रतिक्रियाशील रणनीति से आगे बढ़ रहा है। प्रतिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव। हाँ, पहले कुछ होता था फिर हम जवाब देते थे, लेकिन अब हम पूर्वानुमानित या एंटीसिपेटरी रणनीति अपना रहे हैं। पहले से तैयार रहना। बिल्कुल, क्योंकि आज खतरों का स्वरूप बदल गया है। अब खतरा सिर्फ बंदूकों से नहीं है। नहीं, अब ड्रोन है, डार्क वेब फाइनेंसिंग है और सबसे खतरनाक है CBRNED। ये CBRNED क्या है? इसका मतलब है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर और एक्सप्लोजिव डिवाइस। बाप रे। हाँ, ये बहुत आधुनिक और अदृश्य खतरे हैं। और प्रहार नीति इन्हीं से निपटने के लिए है। प्रहार के 7 स्तंभ है जो प्रिवेंशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तालमेल तक को कवर करते हैं। और इसमें साफ लिखा है कि आतंकवाद का किसी धर्म या राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन दैनिक भास्कर के संपादकीय में एक बात उठाई गई है। क्या? कि नीति में
आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर परिभाषा साफ नहीं होगी, जैसे क्षेत्रीय या जातीय उग्रवाद को भी आतंकवाद मान लिया गया, तो सुरक्षा बल भ्रमित हो सकते हैं और नीति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बिल्कुल। खैर, अगर हम इस नई आक्रामक नीति का जमीनी असर देखें तो नक्सलवाद के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है। हाँ, वो तेलंगाना वाला सरेंडर। थिप्पीरी तिरुपति उर्फ देवूजी, कुख्यात नक्सली नेता जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि सीपीआई माओवादी का संभावित अगला महासचिव था। सही कहा, ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये आत्मसमर्पण इसलिए और भी मायने रखता है क्योंकि ये तेलंगाना में हुआ है, जो कि पीपल्स वॉर ग्रुप का जन्म स्थान है। बिल्कुल, पीडब्ल्यूजी वहीं से शुरू हुआ था और फिर बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ तक फैला। और अब नक्सलवाद लगभग नेतृत्वहीन हो चुका है। हाँ, सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत करीब है। और ये सफलता सिर्फ हथियारों से नहीं मिली है, रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कोबरा बटालियन के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर बहुत काम हुआ है। वही तो, अंदरूनी इलाकों में जब सड़कें बन गईं, दूरसंचार नेटवर्क पहुंच गया, तो नक्सलियों की कमर तोड़ गई। कम्युनिकेशन कट गया उनका। बिल्कुल, अब बस आदिवासियों के रोजगार और पर्यटन पर फोकस होना चाहिए, ताकि वो वापस उस रास्ते पर ना जाएं। सही बात है। तो ये तो बात हुई जमीनी नेटवर्क की। एग्जैक्टली। अब एक ऐसे नेटवर्क की बात करते हैं जो हमारे दिमाग को हैक कर रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुदर्शन जी का एक लेख है दिल्ली में संपन्न हुई एआई समिट पर, और इसके सामाजिक और दार्शनिक प्रभावों पर। हाँ, अक्सर सवाल उठता है कि क्या एआई हर मर्ज की दवा है? आजकल तो खेती से लेकर कविता लिखने तक सब एआई कर रहा है। लेकिन यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है कैसे? जब बात हमारी सोचने की क्षमता पर आती है, इंसानी कल्पनाशीलता पर। इस पर युवल नोआ हरारी की नई किताब नेक्सस में बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि एआई सूचनाओं का परमाणु बम साबित हो सकता है। परमाणु बम? हाँ, क्योंकि ये इतिहास की पहली मशीन है जो खुद फैसले ले सकती है। पहले की मशीनें तो सिर्फ हमारे कमांड फॉलो करती थीं। बिल्कुल, लेकिन एआई खुद का दिमाग लगा रहा है। विशेषकर अगर इसे सैन्य या परमाणु क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया तो खतरा बहुत बड़ा है। सुदर्शन जी के लेख में एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल किया गया है, स्लेट और पेंसिल का। वो मुझे बहुत पसंद आया। कि कैसे बच्चा स्लेट पर लिखते हैं, मिटाते हैं। हाँ, जब बच्चा बार बार लिखता है, गलतियां करता है और फिर से मिटाकर नई रचना करता है, तो वो असल जीवन के लिए तैयार होता है, उसे धैर्य आता है। बिल्कुल, लेकिन एआई से पढ़े हुए बच्चे शायद बहुत यांत्रिक हो जाएं, मैकेनिकल। क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब मिल जाता है, उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? देखो, इंटरनेट ने इंसानों से उनकी स्मृति छीन ली थी। हाँ, अब किसी को फोन नंबर याद नहीं रहते। सही कहा। और अब एआई इंसानों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता छीनने की कगार पर है, जो कि सच में चिंता का विषय है। बहुत बड़ी चिंता का विषय। खैर, दिमागी ढांचे से अब देश के बुनियादी ढांचे की तरफ चलते हैं, इकोनॉमी पर। विनायक चटर्जी का एक बेहतरीन लेख है बुनियादी ढांचे के विकास में पीपीपी मॉडल की वापसी की जरूरत पर। सार्वजनिक निजी भागीदारी। हाँ, हम सब जानते हैं कि सड़क, बिजली या पोर्ट बनाने के लिए सिर्फ सरकारी पैसा काफी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को आना ही पड़ता है। 2000 के दशक में पीपीपी मॉडल ने भारत में कमाल किया था। बिल्कुल, 2009 से 2013 के बीच 60% नए हाईवे पीपीपी पर बने थे। 60%? लेकिन आज हालात क्या हैं? निजी निवेश गिरकर 20 से 22% रह गया है। इतना बड़ा ड्रॉप। तो ये मॉडल अचानक से फेल क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था आक्रामक बोली लगाना। अग्रेसिव बिडिंग। हाँ, और जोखिम का असंतुलित बंटवारा। रिस्क शेयरिंग सही नहीं थी। बिल्कुल, सारा का सारा वित्तीय जोखिम निजी कंपनियों पर डाल दिया गया। और अगर प्रोजेक्ट अटका तो कंपनी फंसी। हाँ, और अनुबंधों में यानी कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो अब भविष्य की राह क्या है? क्योंकि लेख में बताया गया है कि 852 प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन है। हाँ, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख करोड़ रुपए है। 17 लाख करोड़? हाँ, तो इसके लिए चटर्जी जी ने एक 9 सूत्रीय सुधार एजेंडा दिया है। मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहला है व्यावहारिक जोखिम वितरण। मतलब जो जिसका काम है वो उसका रिस्क ले। बिल्कुल, जैसे नीतिगत जोखिम और जमीन अधिग्रहण का काम सरकार का है, तो वो रिस्क सरकार ले। और निर्माण का जोखिम प्राइवेट सेक्टर पर। सही। दूसरा है अनुबंध पर पुनर्विचार की सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट को फ्लेक्सिबल बनाना। हाँ, और 3P इंडिया जैसी मजबूत संस्थाओं की बहाली करना। लेख में अर्बन चैलेंज फंड और म्युनिसिपल बॉन्ड्स का भी जिक्र है। ये बहुत दिलचस्प है। शहरों के विकास के लिए अब सिर्फ केंद्र या राज्य पर निर्भर नहीं रहना होगा, नगर निगम खुद बाजार से पैसा जुटा सकेंगे, जो कि एक बहुत ही सस्टेनेबल अप्रोच है। बिल्कुल।
तो हमने देश की अर्थव्यवस्था को देख लिया, अब जरा दुनिया के नक्शे पर चलते हैं। भू राजनीति की तरफ। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, हाँ, पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का लेख है, जिसमें उन्होंने माइक पोम्पियो के भाषण का विश्लेषण किया है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री। उनका भाषण काफी विवादास्पद रहा। बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने मंच से खुलेआम पश्चिमी साम्राज्यवाद और श्वेत वर्चस्ववाद का महिमामंडन किया, जो कि आज के समय में बहुत अजीब है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मूल अमेरिकी निवासियों के नरसंहार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नेटिव अमेरिकन्स का इतिहास ही मिटा दिया। और अफ्रीकी अमेरिकी दासों के खून पसीने को भी भुला दिया। जबकि आज वो अमेरिका की 14% आबादी हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ये पुरानी सोच वापस क्यों आ रही है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसे? एक तरफ अमेरिका खुद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। हाँ, 2026 में। और दूसरी तरफ वो उसी उपनिवेशवाद को सही ठहरा रहा है कि हमने तो दुनिया का भला किया। नव उपनिवेशवाद का ये एक नया चेहरा है। लेकिन लेख में एक और बात है जो मुझे बहुत खटकी। वो ग्लोबल साउथ की चुप्पी वाली बात। बिल्कुल, वहाँ इतने सारे विकासशील देश मौजूद थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं किया। ये चुप्पी बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, और ये दिखाती है कि आज की विदेश नीति कितनी लेन देन पर आधारित हो गई है। ट्रांजैक्शनल हो गई है। हाँ, सिद्धांतों से ज्यादा अब व्यापारिक हितों को देखा जा रहा है। तो ऐसे में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? भारत के पास एक बड़ा मौका है। इस वर्ष के अंत में भारत ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत को इस नव औपनिवेशिक सोच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि ये पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन के लेख पर आधारित विश्लेषण है। हमारा उद्देश्य बस कूटनैतिक गलियारों में उठ रहे सवालों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। तो आज की एक गहन चर्चा वाकई बहुत विविध रही। काफी सारे डॉट्स कनेक्ट किए हमने। मतदान के व्यक्तिगत अधिकार से लेकर प्रहार जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तक, एआई से इंसानी कल्पना को खतरे से लेकर पीपीपी मॉडल के जरिए देश के निर्माण तक, और अंत में म्यूनिक में गूंजती नवोपनिवेशिक मानसिकता। ये सभी स्रोत साफ दिखाते हैं कि हमारी दुनिया किस तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे एआई हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है, और कैसे ताकतवर देश आज भी पुरानी साम्राज्यवादी सोच दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर तकनीक हमारी रोजमर्रा की पसंद तय करने लगे, हाँ, और बड़ी वैश्विक शक्तियां भू राजनीतिक नैरेटिव को नियंत्रित करने लगे, तो फिर आम इंसान का क्या होगा? वही आने वाले दशक में एक आम इंसान की स्वतंत्रता और उसके निजी विचार का असल वजूद क्या रह जाएगा? ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। क्या हम अनजाने में एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं जहां हमारी पसंद वास्तव में हमारी है ही नहीं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण सबको पसंद आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली गहन चर्चा में एक नए स्टैक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।